गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 1। कल हमने लास्ट क्लासेस में हमने चैप्टर 1 रीड किया था, हाफ हमारा हो गया था। आगे का आज हम कवर करते हैं। चैप्टर 1 है हमारा कैसे, कब और कहाँ। हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। इतिहास है वो समय समय पर आने वाली जो बदलाव है हमें उसकी जानकारी देता है। तारीखें हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इतिहासकार तारीखों पर ही बहस करते रहते हैं। कब कौन राजा बना, कौन सा युद्ध हुआ, हम तारीखों का विषय इतिहास के द्वारा ही समझा जा सकता है। आज हम आगे का अपना टॉपिक कवर करते हैं। हम इतिहासकार या किसी कहानी को टुकड़ों या अध्यायों में बांट कर क्यों लिखते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि प्रत्येक अध्याय में सामंजस्य बिठाया जा सके और कहानी को आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दिया जाता है जो इस प्रक्रिया में सिर्फ उन घटनाओं पर जोर दिया जाता है जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरल के जीवन के इर्द गिर्द चलता रहता है उसमें भारतीयों की गतिविधियों का कोई महत्व नहीं होता। इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा, यानी कि अब तक जो तिथियां महत्वपूर्ण थी उसका कोई महत्व नहीं रहेगा और अब हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। हम अवधियां कैसे तय कर सकते हैं? स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 1817 में 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। इन कालखंडों के निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने स्वीकार भी कर लिया। क्या इस प्रकार आपको भारतीय इतिहास को समझने में आसानी होती है? इतिहास को अलग अलग कालखंडों में क्यों बांटा जाता है? इसका कारण है कि एक दौर की खासियतों व उसके केंद्रीय तत्वों को समझने की कोशिश की जाती है। इसलिए ऐसे शब्दों का चयन किया जाता है जिससे समय को बांटा जा सके। इन शब्दों से अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। इनसे हमें एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव की जानकारी प्राप्त होती है। मिल का मानना था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप के मुकाबले पीछे है। उसका मानना था कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिवाद, अंधविश्वास का ही बोलबाला था। मिल के अनुसार ब्रिटिश शासन ही भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इसके लिए भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाना आवश्यक था। मिल का तो यहाँ तक मानना था कि अंग्रेजों को भारत के प्रत्येक भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए जिससे भारतीयों को ज्ञान और सुखी जीवन दिया जा सके। वे ऐसा मानते थे कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान की प्रगति है वो संभव नहीं है। इस धारणा के अनुसार अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा स्वीकार्य है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहना उपयुक्त है? क्या इन सभी दौरों में विभिन्न धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के अनुसार तय करने की आवश्यकता क्या है? अगर ऐसा किया जाता है तो इसका अर्थ है यह बात याद रखने योग्य है कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। यह बात याद रखने योग्य है कि प्राचीन भारत में सभी शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। इतिहासकारों द्वारा भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल में बांटकर देखा जाता है। इस विभाजन में भी अनेक समस्याएं हैं। इतिहास के वर्गीकरण की समझ भी पश्चिम से आई है।
पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, मुक्ति, समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उसके अनुसार मध्यकालीन समाज वे समाज थे जिनमें आधुनिक समाज की विशेषताएं नहीं थी। क्या आपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे अपनाना उचित है? इस बात से आप देखेंगे कि अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। यह दौर आर्थिक विकास और प्रगति का दौर भी था। कई इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग भी कहते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही रीड करते हैं। नेक्स्ट हम कल का टॉपिक करेंगे। थैंक यू।